मैं सेंट्रल जेल का एक ऐसा मुजरिम था जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुझे जंजीरों में बांध के रखा गया था। जिस जेल में मुझे बंद किया गया था वहां कोई दूसरा कैदी न था। कोई भी कैदी मेरी जेल में मेरे साथ रहने को तैयार ही न था, क्योंकि मैं एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम था। इस समय मेरे बाल कंधों तक बिखरे हुए थे। मेरी मूछें भी काफी बड़ी हो गई थीं, शेप भी काफी बढ़ चुकी थी और हर वक्त गुस्से की वजह से मेरी आंखें लाल रहती थीं। मेरा कद 6 फीट से भी ऊंचा था और मेरी सेहत तो देखने लायक थी। मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं 10 मर्दों को एक बार में ही पटक सकता था, उनकी जान ले सकता था। मुझे जेल के कैदी तो कैदी रहे, जेलर तक थर थर कांपते थे। मुझे पता था कि 1 महीने के बाद मैं फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था उससे पहले मेरे साथ ऐसा हादसा भी हो सकता है। सर्दियों की रातें थीं, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे आग सी भड़क रही थी। खून जमा देने वाली सर्दी में भी मैं मौसम से बेपरवाह अपनी कैदी वर्दी की शर्ट उतारे अपनी जेल में चक्कर पर चक्कर काट रहा था। अभी कुछ देर पहले जो बात मुझसे इंस्पेक्टर ने कही थी, मेरा दिमाग उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि जो कुछ मैंने सुना है वो गलत सुना है। भला ऐसी बात कोई कैसे कर सकता है, और वो भी एक मुजरिम के साथ। शायद उस औरत का दिमाग खराब हो गया है। मैंने कभी उस औरत को नहीं देखा था, ना मैं जानता था कि वो कौन है और क्यों मेरे साथ ऐसा काम करना चाहती थी। मैं जिस कदर इस बारे में सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। लगातार कई घंटे से मैं अपनी छोटी सी जेल के अंदर बेचैनी से चक्कर पर चक्कर काट रहा था। इस ठंडे मौसम में जमा देने वाली सर्दी में बिना शर्ट पहने मैं पसीने से भीगा हुआ था। मेरा दिमाग था कि काम करना बंद कर चुका था। हालांकि मुझे मेरे गिरोह में मास्टरमाइंड कहा जाता था, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे तरीकों से लोगों के कत्ल करता था कि न कत्ल होने वाले को खबर होती और न ही मुझे कोई पकड़ सकता था। मैं अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था। ये तो मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, वरना अब तक शहर में बेखौफ दंदनाता फिर रहा होता और ये पुलिस मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था। लेकिन जो बात कुछ देर पहले इंस्पेक्टर ने मुझसे कही थी, उसकी बात सुनकर मेरी अक्ल को हैरान कर दिया था। मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है, वो लड़की या औरत जो भी है ऐसा क्यों चाहती है। मैं अपनी सोच में गुम था कि जब जेलर ने डंडे से मेरी जेल की सलाखों पर आवाज की थी, मैंने चौंक कर देखा तो वो जेलर कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, क्या सोचा तुमने। मैं पहले ही परेशान था उस जेलर की बात पर मेरे शब्द थोड़े तेज हो गए। मैंने गुस्से से कहा कि मैं एक बार उस औरत से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो औरत मुझसे ही ऐसा काम क्यों करवाना चाहती है। जेलर ने मुझे देखा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। सिगरेट का मैं बहुत शौकीन था, इसलिए मैंने हाथ बढ़ाकर सिगरेट ले ली और मुंह में दबा ली। उस जेलर ने लाइटर से मेरी सिगरेट जलाई और एक सिगरेट और जलाकर अपने मुंह में रखने लगा। कहने लगा, मरने से पहले तुझे ये बड़ा ही अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौका है। कमबख्त क्यों इसे गंवाना चाहता है कि वो कौन है कौन नहीं। अरे ऐश करो ऐश, नेकी का काम है, नेकी करो और ऐश के ऐश। अरे जब तुम उस इंस्पेक्टर की बीवी को देखोगे तो अपने होश खो बैठोगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने वो जलता हुआ सिगरेट खींचकर उसी जेलर के मुंह पर मारा था। वो कुछ घबराकर पीछे हटा था। उसके पीछे हटने से वो जलता हुआ सिगरेट जमीन पर आकर गिरा था। जेलर गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, ये क्या बदतमीजी है। मैं वैसे भी किसी से नहीं डरता था और बेखौफ टाइप का आदमी था। मैंने कहा, देखो मैं मानता हूँ कि मैं कातिल हूँ, मुझे फांसी की सजा हो चुकी है, मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, लेकिन मुझे मौत का डर नहीं। डर नाम का शब्द तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत पहले ही निकाल चुका था। लेकिन यह भी सच है कि मैंने आज तक कभी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा था। मैंने उस जेलर से गुस्से से कहा कि अगर मेरे सामने तुमने किसी भी औरत के बारे में ऐसी बकवास की तो मरने से पहले एक कत्ल तुम्हारा कर दूंगा। जिन तेज गजबनाक शब्दों में मैंने उस जेलर से ये कहा था, वो जेलर मेरी बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गया था और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। मैंने जेल का एक कोना संभाल लिया, नींद भी आ रही थी इसलिए, लेकिन सुबह उस इंस्पेक्टर को जवाब भी देना था। मैं सोच चुका था कि मैं उसे मना कर दूंगा, लेकिन मुझे उस औरत की अकल पर भी हैरत थी, इसलिए एक बार मैं उससे मिलना चाहता था। मैं उसे देखना चाहता था, आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है कि मैं उसके साथ ये काम करूं। लेकिन मैं ये भी सोच चुका था कि मैं उसे इनकार कर दूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगले दिन जब
उस पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया तो 2 पुलिस हवलदार के साथ मैं इंस्पेक्टर के ऑफिस में गया था। वो सामने ही अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुछ परेशान भी लग रहा था। मुझे देखकर पूछने लगा, क्या सोचा तुमने? मैंने कहा, मुझे उस लड़की से मुलाकात करनी है, उससे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तभी मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर मुझे गुस्से से घूरने लगा और बोला कि फैसला तो हो चुका है। जो मैंने कहा है तुम्हें वही हर हाल में करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी तुमने गुनाहों में गुजार दी है, मरने से पहले एक अच्छा काम कर लो। मैंने कहा कि आज तक मैंने किसी के फैसले के आगे सर नहीं झुकाया है और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर आज मैं जेल में बंद हूँ तो ये भी मेरा अपना फैसला था, इसलिए फैसला उस समय करूंगा जब उस लड़की से मुलाकात करूंगा। उससे पूछूंगा आखिर वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना चाहती है। जानना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे मुजरिम के साथ जिसने ना जाने कितने कत्ल किए हैं और 1 महीने के बाद फांसी की सजा भी सुन चुका है, उसके साथ ही वो लड़की क्यों रात गुजारना चाहती है। मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि ये पुलिस वालों की कोई चाल होगी। वो मुझसे कोई राज उगलवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो अपने हर जुर्म का खुद ही स्वीकार कर चुका था, सजा भी सुन चुका था। सामने बैठे इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी अपनी बीवी से मुलाकात करवा देता हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें वही करना है जो मैं तुम्हें कह चुका हूँ। ये कहने के बाद उसने दोनों हवलदारों से कहा कि इसे वापस जेल में बंद कर दो। जब तक मैं उस लड़की या फिर औरत से मिल न लेता, मेरी बेचैनी वैसी की वैसी बनी रहनी थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद 2 लेडीज कांस्टेबल के साथ एक लड़की मेरे जेल में आई थी। उस लड़की को देखकर मैं तो अपनी आंखें झपकाना भूल गया था। वो बेहद हसीन और कम उम्र लड़की थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, यही कोई 23-24 साल की थी। उसे देखकर तो मेरे अंदर और भी बहुत से सवाल सर उठाने लगे थे। ये कम उम्र नाजुक सी लड़की कैसे मेरे जुनून को अपने बदन पर सह सकती है। मुझे उस लड़की की अक्ल पर हैरत होने लगी थी। मुझे देखकर तो खतरनाक से खतरनाक मुजरिम भी डर जाते थे, और ये लड़की, ये नाजुक सी लड़की मेरे साथ हलाला करना चाहती थी। 1 महीने मेरी संगत में रहना चाहती थी। मैंने आज तक शादी इसीलिए ही नहीं की थी कि मैं जानता था कोई भी औरत मेरे जुनून को सह नहीं पाएगी। वो लड़की शायद बहुत रोकर आई थी, क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो मेरी जेल के अंदर दाखिल हुई। वो दोनों पुलिस वाली हवलदार भी अंदर आने लगी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। तुम लोग चाहो तो जेल को बाहर से ताला लगाकर चली जाओ। वो दोनों वहां से चली गईं। जेल के अंदर रखी कुर्सी पर वो लड़की बैठ चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थीं। अब तक उसने मुझे देखा भी नहीं था। मैंने गुस्से से उसे पुकारा। मैंने कहा, सुनो, तुम मुझसे हलाला क्यों करना चाहती हो? मेरे सवाल पर भी वही गुमसुम बैठी रही। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझसे हलाला क्यों करवाना चाहती हो? वो लड़की बहुत ही उदास शब्दों में कहने लगी, आपको एतराज किस बात पर है? हालांकि उसने अपनी नजरें अभी तक नहीं उठाई थीं। शायद उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिन्हें वो मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, तुम मेरे बारे में शायद जानती नहीं हो। वो कहने लगी, मैं सब जानती हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हलाला नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर अचानक से उसने मेरी तरफ देखा था। आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। कहने लगी, क्यों? उसके सवाल पर मैंने उससे कहा, क्यों भरी जवानी में मरना चाहती हो? मेरे जुनून को तुम सह नहीं सकती। मेरी बात सुनकर एकदम से उसका चेहरा फीका सा पड़ गया था। फिर भी यही कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, सोच लो, मैंने आज तक किसी पर दया नहीं दिखाई, बहुत कत्ल किए हैं। मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना, सोच समझकर फैसला करना। हालांकि मेरा इरादा उस लड़की को इनकार करने का था, लेकिन उसे देखकर ना जाने क्यों मैं उसे इनकार न कर सका। वो अपने हुस्न में अपनी मिसाल आप रखती थी, इसलिए मेरा दिल उसे देखकर बेईमान हुआ था। फिर जब वो खुद राजी थी तो मैं कैसे पीछे हट जाता। मैंने कहा, ठीक है, जब तुम्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। खैर, अगले दिन मुझे जेल से बाहर निकाला गया और बाहर पुलिस जीप में बिठाकर एक घर पर ले जाया गया, जहां मेरे बालों को कटवाया गया, मेरी शेव कराई गई, मेरा हुलिया ठीक ठाक कराया गया। शाम को मेरा उस लड़की से निकाह होना था। पहली बार मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार हुआ था। अभी तक मेरे दिमाग में यही सवाल कुलबुला रहा था कि आखिर मैं ही क्यों, उस लड़की को मैं ही क्यों मिला था हलाले के लिए। खैर, उसी घर के एक कमरे में वो लड़की दुल्हन बनी बैठी थी। वो छोटा सा मकान था जहाँ पुलिस का भारी बल तैनात था, ताकि मैं कहीं भाग न सकूं। मेरे और उस लड़की के अलावा कोई न था उस घर में। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की दुल्हन बनी बैठी हुई थी।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि फांसी से 1 महीने पहले मेरी शादी भी हो सकती है। मैं कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। हालांकि वो बहुत ही सादगी से तैयार हुई थी, लेकिन इस सादगी में भी वो आफत ढा रही थी। उस वक्त तो कुछ डरी सहमी भी लग रही थी। पहली बार मुझे लगा कि मेरे सीने में भी दिल है जो धड़कना जानता है। ये पहला मौका था कि मैं एक लड़की के सामने उसके शौहर की हैसियत से बैठा हुआ था। मैंने आज तक 3 औरतों को कत्ल किया था, चोरी डकैती भी की थी, काफी नौजवानों को भी मारा था, बस कभी किसी से प्यार नहीं किया था। इसीलिए समझ नहीं पा रहा था क्या करूं क्या न करूं। मैंने उस लड़की का हाथ थामा और उससे यही पूछा, तुमने हलाले के लिए मुझे क्यों चुना? वो लड़की कहने लगी, मैं आपको अभी वजह नहीं बता सकती, लेकिन देखो मैं बाद में बता दूंगी। मैंने कहा, हलाला क्यों करवाना चाहती हो? जिस आदमी ने एक बार तुम्हें छोड़ते हुए नहीं सोचा, वो क्या हलाले के बाद तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ देगा? वो कहने लगी, ये आपकी समस्या नहीं है। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा सा आने लगा। वैसे भी मैं गुस्से का बहुत तेज था, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। मैं बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता था, इसलिए मैंने उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, जानती हो मैंने आज तक किसी से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है, बस एक धड़कने वाली मशीन है जो बस मेरे शरीर को जिंदा रखे हुए है। इसीलिए अगर मैं किसी औरत के पास जाऊंगा तो उसे बस अपने जुनून का निशाना ही बना सकता हूँ, उसे अपनी बीवी नहीं, और ना ही मैं उसे मोहब्बत कर सकता हूँ। ये कहते हुए मैंने उसके बालों का जूड़ा भी खोल दिया था। वो बेहद डरी हुई लग रही थी। मैंने आज तक औरतों को अपने सामने डरे सहमे हुए ही देखा था, मुझसे जिंदगी की भीख मांगते हुए रोते गिड़गिड़ाते देखा था। ये लड़की भी डरी हुई थी, लेकिन रो नहीं रही थी और ना ही विनती कर रही थी। मैंने साइड टेबल का लैंप बुझाना चाहा तो उसने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि लैंप की मध्यम सी रोशनी मेरे लिए उस रात को अजाब बनकर आएगी। सुबह मैं उठा तो अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी जो अब तक मैंने जी है वो इतनी दर्दनाक न थी जितनी ये रात दर्दनाक थी। मैं फौरन से वॉशरूम में चला गया। ठंडे मौसम में भी ठंडे पानी से शावर लिया और कपड़ों समेत उसके नीचे खड़ा हो गया था। एक मुजरिम होते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल के सिले जख्म जैसे फिर से उधड़ गए थे। मेरी आंखों के सामने अपनी गुजरी जिंदगी घूमने लगी थी। मैं 13 साल का था। घर में बीमार माँ के अलावा मेरी 15 साल की बहन थी और मैं सड़कों पर नंगे पांव सबसे अपनी माँ की दवा के लिए पैसों की भीख मांग रहा था। लेकिन कोई भी ऐसा न था कि मेरी मदद करता। मैं एक एक की उंगली पकड़कर कह रहा था कि खुदा के लिए मुझे बस 500 रुपये दे दो। मेरी माँ को इस समय दवा न मिली तो वो मर जाएगी। मैं बेतहाशा रो रहा था, हर किसी की विनती कर रहा था, लेकिन मेरी पुकार किसी के दिल पर असर नहीं कर रही थी। मुझे गुस्सा उस समय आया जब एक आदमी से मैंने मदद मांगी तो उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी एक बात मान लूं तो वो मुझे 500 के बजाय 2000 रुपये देगा। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं खुश हो गया। वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान सी सड़क पर ले गया और फिर मुझे गाड़ी में अपनी हवस का निशाना बनाया। मेरे साथ बहुत ही जुल्म किया था। मैं सिर्फ 13 साल का था और इसी 13 साल की उम्र में मैंने आदमी का ऐसा रूप देखा था जो जानवरों को भी शर्माता था। मेरी ये हालत थी कि मैं चलने फिरने के लायक भी न था। उसने मुझे 2000 रुपये दिए और कहने लगा, और पैसे चाहिए हों तो मुझे यहीं पर दोबारा मिलना। तुम मुझे खुश कर दोगे तो मैं भी तुम्हें खुश रखूंगा। जो जुल्म मैंने 13 साल की उम्र में सहा था, मेरी रूह तक घायल हो गई थी। मैं रोते हुए अपनी माँ की दवा लेकर घर पहुंचा तो मेरी बहन जारो कतार रो रही थी, क्योंकि मेरी माँ तो मर चुकी थी। मेरे हाथ से दवा गिरकर टूट चुकी थी। मैं भागते हुए माँ की चारपाई के पास आया, रोने लगा। अम्मा, तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। देखो मैं तुम्हारी दवा लेकर आया हूँ। अम्मा, अम्मा उठो ना। लेकिन मेरी माँ मर चुकी थी। मैं और मेरी बहन बेसहारा हो गए थे, इसीलिए हमने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार एक नौजवान लड़का मेरी बहन के साथ गलत हरकतें करने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी बहन को हाथ मत लगाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो मुझ पर हंसने लगा और बोला, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तेरे सामने आज तेरी बहन को बेपर्दा कर दूंगा। जिस जगह वो लड़का मेरी बहन को छेड़ रहा था वो गली उस समय एकदम सुनसान पड़ी हुई थी। हम दोनों बहन भाई गली के घरों में दरवाजे खटखटा कर भीख मांग रहे थे। जब उसी लड़के ने घर का दरवाजा खोलकर हम दोनों को देखकर मेरी बहन का हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लिया था। मैं उसे पीछे हटने को कहने लगा
तो वो मुझे और मेरी बहन को जबरदस्ती अपने घर के अंदर ले आया और फिर मेरे दोनों हाथ पीछे को बांध दिए। मुझे कोने में बैठाकर मेरी आंखों के सामने ही मेरी बहन की इज्जत को वो तार तार करता रहा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि कोई मेरी बहन को बचा लो। मेरी बहन रोती सिसकती रही, लेकिन उस आदमी ने अपनी हवस की खातिर मेरी बहन की जान ले ली। वो उस आदमी के जुल्म को सह नहीं पाई थी, इसलिए मर गई थी। मगर मैं लगातार गुस्से और नफरत से अपने हाथों पर पूरी ताकत लगा रहा था कि मेरे हाथ खुल जाएं और मैं उस इंसान को मार डालूं। लगातार कोशिशों से मेरे हाथ खुल गए थे। वो आदमी मेरी बहन के मुर्दा शरीर को देखकर परेशान था, इसलिए उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैंने कमरे में रखा गुलदान उठाया और उसके सर पर वार करना शुरू कर दिया। मैंने उसके सर पर इतनी वार किए कि वो आदमी लहूलुहान होकर मर गया था, लेकिन मेरा गुस्सा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये मेरा पहला कत्ल था जो मैंने सिर्फ 15 साल की उम्र में किया था। मेरी बहन तो मर चुकी थी। मैं आखिरी बार उसी समय रोया था जब अपनी बहन को दफनाया था। उसके बाद मैंने लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने की बजाय छीनकर भागना शुरू कर दिया। मैं लोगों के बटुए चोरी करने लगा। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरे हाथों में सफाई आने लगी थी। मैं किसी के बराबर से गुजरता और उसकी जेब को खाली कर देता। मेरा उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों में होने लगा था। दूसरा कत्ल मैंने 18 साल की उम्र में मोटरसाइकिल वाले का मोबाइल छीनते हुए किया था। वो मुझे अपना मोबाइल नहीं दे रहा था। हालांकि मेरे साथी दोस्त ने कहा था कि पिस्टल से सिर्फ डराना है, लेकिन मुझे उस इंसान पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया था। उस समय कत्ल करने पर मुझे बड़ा डर लगा था, क्योंकि उस आदमी का कोई कसूर भी ना था। लेकिन जब मेरे गिरोह के बॉस को पता चला कि मैं गुस्से में कुछ भी कर जाता हूँ, तो वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक दूसरे आदमी के पास लेकर गया था, जो मुझे कत्ल करने के लाखों रुपये देने को तैयार था। मैं ये काम करने लगा। मेरा दिमाग इस कदर तेज था कि मैं कत्ल करने के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था, लेकिन आखिरी कत्ल ने मेरे अंदर सोए हुए जमीर को झंझोड़ कर रख दिया था। मुझे जिस इंसान का कत्ल करने को कहा गया था, वो इंसान अपना घर बेचने को तैयार न था और मेरे मालिक को उसकी जमीन चाहिए थी, क्योंकि उस जमीन की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी और मेरे मालिक ने वहां पर एक मॉल बनाना था। लेकिन उस आदमी का घर मॉल बनाने में रुकावट बन रहा था। मेरे मालिक ने उस आदमी को उसके घर की बहुत कीमत लगाई थी, जिस पर भी उसने घर बेचने से इनकार कर दिया। मेरे मालिक ने कहा कि इसे मार डालो, तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मैंने हामी भर ली। जब उस आदमी के घर गया, उस आदमी पर बंदूक तानी तो उस आदमी की पत्नी और उसका 10 साल का बच्चा मेरे सामने आ गए और उसकी बीवी रोने लगी। कहने लगी, ये घर हमारा इकलौता सहारा है, हम रोज की कमाकर खाने वाले हैं, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। ना जाने क्यों, लेकिन मैं उसे मार नहीं सका था। जब यूं ही वापस बॉस के पास आया तो वो मुझे गालियां बकने लगा। कहने लगा, मेरे ही टुकड़ों पर पड़ रहे हो और मेरी ही बात से इनकार करते हो, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनना था कि मैं आपे से बाहर हो गया और मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और बॉस को ही भून कर रख दिया और फिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अपने सारे जुर्म मैंने खुद कबूल कर लिए थे, इसलिए मुझे फांसी की सजा हो गई। लेकिन एक दिन मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया। कहने लगा कि उसने अपनी बीवी को गलती से तलाक दे दी है और तुम उसका हलाला कर दो। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं करना। पहले तुम लोग अपने बीवियों को गुस्से में तलाक देते हो, उन्हें छोड़ देते हो और फिर बीवी को इस आजमाइश के लिए मजबूर करते हो। वो आदमी कहने लगा, ये मेरी बीवी खुद की इच्छा रखती है। मैं ये सुनकर हैरान हुआ था। वो ऑफिसर 40 साल के लगभग था। मुझे लगा बीवी भी कोई 35-36 साल के लगभग होगी, लेकिन वो तो 23-24 साल की खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। रात को जब मैं उसके करीब होने लगा तो उसके बाजू पर गहरे जख्म के निशान को देखकर मुझे झटका सा लगा था। मैंने पूछा, ये क्या है? तो वो कहने लगी, मोहब्बत। ये कहते हुए उसकी आवाज में बेबसी और नमी थी। कहने लगी, तुम जिस जुनून से मुझे डरा रहे थे, मैं तो रोज ही ऐसे जुनून का निशाना बनती हूँ। ये ऑफिसर इंसानी रूप में भेड़िया है, उसे औरत की सिसकियां पसंद हैं और मेरी चीखें पसंद हैं, इसलिए जब भी ये मेरे करीब आता है तो इसके प्यार करने का यही तरीका होता है। जब तक मेरी चीखें ना निकलें इसको मजा नहीं आता। मेरी सिसकियां और मेरी चीखें सुनने के लिए ये जलते हुए सिगरेट से मेरे शरीर को दाग देता है और कहता है, ये मेरी मोहब्बत है, तुम्हें सहनी पड़ेगी। उस लड़की की तकलीफ को देखकर मुझे अपने साथ की गई तकलीफ याद आ गई थी, जो 13 साल की उम्र में मुझ पर की गई थी।
मैं उसकी तकलीफ को समझ सकता था। मैंने उस रात उसे कुछ नहीं कहा। उसकी गर्दन के पास दांतों के गहरे निशान भी थे, जिनसे अभी हल्का हल्का खून रिस रहा था। वो कहने लगी कि उसकी बात से इनकार करने पर ही उस इंसान ने मुझे तलाक दे दी। फिर कहने लगा, हलाला करवाओ। मैंने इनकार किया तो उसने मेरी गर्दन का ये हाल कर दिया। कहने लगा, तुम्हें अब मैं एक ऐसे मुजरिम के सामने डालूंगा जिससे हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डरता है। उससे तुम्हारा हलाला करवाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि जुनून क्या होता है। अगर तुमने इनकार किया तो देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। सुबह होते ही वही ऑफिसर घर में दाखिल हुआ। कहने लगा, हलाला तो ठीक से हो गया ना, तबीयत खुश हो गई होगी। वो मुझे अपनी तरह जल्लाद समझता था, लेकिन मैं हालात के हाथों मजबूर होकर मुजरिम बना था। मैंने अपने हाथ में तेज धार चाकू पकड़ रखा था। मैंने उसी से उस पर वार करने शुरू कर दिए। फांसी तो मुझे होनी ही थी, लेकिन क्या अच्छा था कि एक वहशी जानवर से मैं उस लड़की को आज़ाद करवा देता। शायद मेरा ये काम खुदा से मेरी माफ़ी का कारण बन जाता। हमारे समाज में ऐसे ऐसे खतरनाक मुजरिम बनने वालों के पीछे भी एक दुख भरी दास्तान और समाज के घिनौने रूप छुपे होते हैं। कभी सरकार अपनी राजनीति से फुर्सत पाए तो इन पर भी जरूर गौर करने की कोशिश करे, ताकि मुझ जैसे लोग मुजरिम न बन सकें। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे आगे क्या करना था। पता नहीं क्यों अब जिंदगी प्यारी लगने लगी थी। मैं जीना चाहता था, उस लड़की के लिए जीना चाहता था, उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता था। मुझे वो लड़की एक ही रात में अपनी अपनी सी लगने लगी थी। मैंने उसके जल्लाद पति को उसके किए की सजा दे दी थी। वो सिर्फ मेरी थी और सिर्फ मेरी बनकर रहेगी। मैंने खुद से ये वादा किया था। मेरा दिमाग इतना तेज था कि मैं पुलिस की हिरासत से बहुत ही आसानी से छूट सकता था। मैंने अपने दिमाग में मास्टर प्लान तैयार कर लिया था और अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को लेकर मैं बहुत से सपने सजाने लगा था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।